एक बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में सोचिए। जैसे कोई बहुत ही शानदार नई ऐप है, उसका लॉगिन स्क्रीन इतना मॉडर्न और स्मूथ है कि देखते ही लगता है मतलब बिल्कुल ही नई जमाने की चीज है। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पर या पेमेंट पेज पर आते हैं तो अचानक लगता है कि किसी 10 साल पुरानी अटकीली वेबसाइट पर आ गए हैं, है ना? एकदम वही। अचानक से उस बटन का आकार अजीब सा लगने लगता है, फॉन्ट बिल्कुल बदल जाता है और रंग भी थोड़े फीके से होते हैं। ये सिर्फ कोई आम डिजाइन की गलती नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि उस प्रोडक्ट के पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। सही कहा। और जब एक ही जगह पर ऐसे दो अलग अलग अनुभव मिलते हैं ना, तो किसी भी यूजर का उस ब्रांड पर से भरोसा तुरंत कम होने लगता है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात या शायद थोड़ी परेशान करने वाली बात ये है कि ये समस्या सिर्फ एक ऐप की नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी ये जिसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स या एक उलझी हुई स्थिति कह सकते हैं, ये देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट शुरुआती दौर से निकलकर तेजी से बड़ा होने लगता है तो डिजाइन में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। एकदम तय है, डिजाइन में इनकंसिस्टेंसी या असंगतता आना शुरू हो ही जाती है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि डिजाइन का मतलब बस स्क्रीन पर चीजों को सुंदर दिखाना है, लेकिन असल में जब हजारों स्क्रीन्स और सैकड़ों फीचर्स एक साथ चल रहे हों तो डिजाइन एक बहुत ही जटिल प्रणाली बन जाता है। अगर हर दूसरे पेज पर यूजर को ये सोचना पड़े कि सबमिट बटन कहाँ गया, तो वो अनुभव बहुत ही निराशाजनक होता है। और आज की इस गहरी छानबीन का मुख्य लक्ष्य इसी उलझन की तह तक जाना है। आज हम उन सभी डिजाइन और टेक से जुड़े लोगों के लिए डिजाइन के कुछ सबसे बुनियादी और जरूरी सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर उनके लिए जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, या जो लोग ये समझना चाहते हैं कि ये बड़े बड़े डिजिटल प्रोडक्ट्स आखिर पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। हम आज डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम की किताब के चैप्टर 26 डिजाइन सिस्टम्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में इस बात का पूरा निचोड़ है कि कैसे एक डिजाइन सिस्टम कंपनियों को डिजाइन की इस अराजकता से बचा सकता है। ये किताब तो वैसे भी इस फील्ड में काफी मानी जाती है। हाँ, और जो श्रोता इस किताब को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक जरूरी जानकारी दे दूं। इस किताब को खरीदने का लिंक https://hype4academy.gumroad.com/lui बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और खरीदने का सबसे आसान तरीका यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस शानदार किताब को सीधे खरीदा जा सकता है। तो चलिए फिर इस मुद्दे को खोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये डिजाइन सिस्टम आखिर आम भाषा में है क्या? देखिए, अगर हम डिजाइन सिस्टम की कोर फिलॉसफी की बात करें तो ये कोई सॉफ्टवेयर या कोई एक जादुई टूल नहीं है जिसे बस इंस्टॉल कर लिया और सारा काम अपने आप हो गया। अच्छा। एक साथ मिलकर एक व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये डिजाइन कंपोनेंट्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका पूरा मतलब डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होता है। बिल्कुल, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है और जो सीधे कोड में इस्तेमाल होने के लिए तैयार होती है। इसमें छोटे से छोटे बटन से लेकर फॉर्म फील्ड्स, टाइपोग्राफी के नियम, मार्जिन, पैडिंग और रंगों तक सब कुछ शामिल होता है। तो क्या हम इसको एक स्टाइल गाइड कह सकते हैं? यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये सिर्फ एक स्टाइल गाइड नहीं है। स्टाइल गाइड तो बस एक PDF फाइल हो सकती है जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई ये वाला रंग इस्तेमाल करना है और ये वाला फॉन्ट। लेकिन डिजाइन सिस्टम डिजाइन, कोडिंग और भविष्य के लिए प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के बीच का एक जिंदा चौराहा है। जिंदा चौराहा, ये काफी बढ़िया तरीका है इसे समझने का। किताब में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ग्लोबल रूल्स यानी वैश्विक नियमों पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ। उसमें लिखा है कि सबसे पहले रंग, फॉन्ट्स और ग्रिड तय किए जाने चाहिए। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी भी डिजाइन के सबसे बुनियादी हिस्से होते हैं, है ना? एकदम सही। रंग, फॉन्ट और ग्रिड किसी भी डिजाइन लाइब्रेरी के सबसे ऊपरी स्तर के गुण होते हैं। इन्हें सबसे पहले तय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे चलकर हर एक लेआउट को प्रभावित करने वाले हैं। मतलब इनके बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, सोचिए, जब एक छोटी सी टीम किसी गैराज में बैठकर ऐप बना रही होती है तो वो आपस में आराम से बात कर लेते हैं कि अरे इस बटन को थोड़ा और नीला कर दो। हाँ, वहां तो चिल्ला कर भी बता सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। लेकिन जब उस टीम में 50 डिजाइनर और 200 डेवलपर हो जाते हैं
तो फैसले ऑफिशियल चैनल्स के बाहर होने लगते हैं। मान लीजिए मार्केटिंग टीम को एक नया फीचर चाहिए। एक डिजाइनर लंच करते समय डेवलपर से कहता है कि यार बटन को थोड़ा अलग रंग का कर देना। डेवलपर अपने कोड में एक नया रंग जोड़ देता है। ओह, और ऐसे करके तो रंगों की भीड़ लग जाएगी कोड में। वही तो, स्लैक पर, ईमेल पर या लिफ्ट में हुई छोटी छोटी बातचीत से नए नए डिजाइन पैदा होने लगते हैं और कुछ ही महीनों में उस ऐप के अंदर लाल रंग के 20 अलग अलग शेड्स बन जाते हैं। डिजाइन की ये जो अराजकता है ना, ये ग्लोबल रूल्स ना होने की वजह से ही फैलती है। मतलब ये तो बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स से खेलने जैसा हो गया। जब कोई लेगो ब्लॉक से एक बड़ा सा महल बना रहा होता है तो वो हर बार प्लास्टिक को पिघलाकर नए सांचे में डालकर नए ब्लॉक्स थोड़ी बनाता है। सही बात है। वो उन्हीं पहले से बने हुए तय आकार और रंग वाले ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। इससे तो घंटों की मेहनत बच जाती होगी। और यही वजह है कि लेगो से इतने बड़े और जटिल स्ट्रक्चर इतनी आसानी से बन जाते हैं। ग्लोबल रूल्स तय करने का मतलब ही यही है कि टीम के लिए लेगो ब्लॉक्स के आकार और रंग पहले से तय कर दिए जाएं। डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण देती है। कैसा उदाहरण? जैसे अगर आपने नियम बना दिया है कि प्राइमरी ग्रेडियंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कॉल टू एक्शन यानी CTA बटन के लिए ही होगा, तो फिर कोई भी डिजाइनर यूजे किसी पीछे के बैकग्राउंड या हेडर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? नहीं, ये नियम सिर्फ चीजों को सुंदर दिखाने के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी टीम का समय और ऊर्जा बचती है। अब डिजाइनर और डेवलपर इस बात पर हफ्तों तक बहस नहीं करेंगे कि चेकआउट बटन का रंग कैसा होना चाहिए। वो बहस वहीं खत्म हो गई। अब वो अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा सकते हैं कि चेकआउट का यूजर अनुभव कितना बेहतर और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। मतलब छोटी बातों पर वक्त बर्बाद करने के बजाय असली इनोवेशन पर फोकस करो। एकदम वही। अच्छा, तो लेगो ब्लॉक्स से काम आसान तो हो गया, लेकिन अगर हजारों ब्लॉक्स यहाँ वहां बिखरे पड़े हों तो उन्हें जोड़ने का सही तरीका क्या है? और यहीं से उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर यानी पेड़ जैसे ढांचे की बात आती है, जिसका जिक्र किताब के चैप्टर 26 में किया गया है। स्रोत सामग्री में ब्रैड फ्रॉस्ट के एटॉमिक डिजाइन को इस ढांचे का आधार बताया गया है। ब्रैड फ्रॉस्ट के एटॉमिक डिजाइन इस पूरी इंडस्ट्री में मतलब एक क्रांति की तरह आया था। और आपको पता है इसका मूल विचार कहाँ से प्रेरित है? कहाँ से? केमिस्ट्री से, यानी रसायन विज्ञान से। ये हमें सिखाता है कि हम सबसे छोटी चीजों से शुरुआत करें। इन्हें एटम्स कहा जाता है। तो डिजाइन की दुनिया में एटम्स क्या होते हैं? डिजाइन में एटम्स का मतलब है एक अकेले रंग का हेक्स कोड, एक फॉन्ट का साइज, एक बॉर्डर का रेडियस या एक हल्का सा शैडो। ये एटम्स अपने आप में अकेले कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन जब इन एटम्स को एक साथ मिलाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर एक टेक्स्ट लिखने की खाली जगह है, एक इनपुट फील्ड, और उसके बगल में रखा एक सर्च बटन, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सर्च बार बन जाता है। क्या ये एक मॉलिक्यूल है? एकदम सही, वो एक मॉलिक्यूल है। और फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलके और बड़ी चीजों का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम किसी फ्लाइट बुकिंग ऐप का उदाहरण लें तो वहां ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे? क्योंकि किताब में इन ऑर्गेनिजम्स का भी लंबा चौड़ा जिक्र है। बहुत अच्छा सवाल है। एक फ्लाइट बुकिंग ऐप में मान लीजिए एक इनपुट फील्ड है जहां कहां से लिखना है, दूसरा फील्ड जहां कहां तक लिखना है, एक कैलेंडर का ड्रॉप डाउन है और नीचे एक फ्लाइट खोजें का बड़ा सा बटन है। जब ये सभी अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक साथ एक डिब्बे में रखे जाते हैं तो वो पूरा का पूरा हिस्सा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बात है! और फिर यही ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स मिलकर टेम्पलेट्स बनाते हैं, जैसे कि पूरी वेबसाइट का हेडर और फुटर के साथ एक खाली लेआउट। और अंत में जब उन टेम्पलेट्स में असली डेटा भर दिया जाता है तो वो पेजेस का रूप ले लेते हैं। जब डिजाइन को इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाया जाता है ना, तो हर बड़े कंपोनेंट की जड़ें उसके सबसे छोटे एटम्स तक जुड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ इतना ही सख्त है, हर एक चीज इतने नियमित और नेस्टेड स्ट्रक्चर में बंधी हुई है, तो क्या इससे एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो जाएगी? ये सवाल हर नए डिजाइनर के मन में आता है। मतलब अगर हर बटन, हर कार्ड, हर रंग पहले से तय है तो फिर नया सोचने या कुछ बिल्कुल हटकर करने की आजादी कहाँ बची? मैं आपको बताती हूँ। ये शायद डिजाइन सिस्टम्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सिस्टम कोई जेल नहीं है जो डिजाइनर को कैद कर ले। ये असल में एक बहुत मजबूत बेसलाइन या फाउंडेशन है। आप सोचिए
कि एक डिजाइनर का सबसे ज्यादा समय किन चीजों में बर्बाद होता है। शायद ये तय करने में कि बटन कितना बड़ा हो। हाँ, हर बार ड्रॉप डाउन मेन्यू का मार्जिन 16 पिक्सल सेट करने में, शैडो की ओपेसिटी एडजस्ट करने में, या ये बार बार तय करने में कि एरर मैसेज का लाल रंग ठीक कैसा दिखेगा। डिजाइन सिस्टम इन उबाऊ और बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देता है। अच्छा, तो मतलब दिमाग उधर से फ्री हो जाता है। बिल्कुल। जब डिजाइनर को इन छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती तो उसकी रचनात्मक ऊर्जा आजाद हो जाती है। अब वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल यूजर की परेशानियों को सुलझाने और जटिल फ्लोज को आसान बनाने में कर सकता है। और हाँ, अगर प्रोडक्ट के लिए कोई बिल्कुल ही नया फीचर बनाना है तो एक नॉन स्टैंडर्ड डिजाइन बनाया जा सकता है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसे वापस इस डिजाइन सिस्टम का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये सिस्टम क्रिएटिविटी को मारता नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में चैनल करता है। तो ये तो वही बात हो गई कि रोजमर्रा के छोटे मोटे झमेलों से आजाद होना ताकि बड़ी तस्वीर पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन डिजाइन सिर्फ स्क्रीन पर या किसी सॉफ्टवेयर में देखने की चीज तो है नहीं। आखिर में उसे असली दुनिया में किसी फोन या कंप्यूटर पर काम भी करना है। तो एक अच्छे डिजाइन सिस्टम को कोड से भी बात करनी आनी चाहिए। सही कहा आपने। किताब के अनुसार जहां डिजाइन और तकनीक मिलते हैं वहीं पर असली जादू होता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर कंपनियां फंस जाती हैं या संघर्ष करती हैं। डिजाइन और कोड के बीच की खाई को पढ़ना इस पूरी कहानी का सबसे अहम कदम है। डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि टीम के हर सदस्य को, चाहे वो डिजाइनर ही क्यों ना हो, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की बुनियादी समझ होनी चाहिए। डिजाइनर को कोड क्यों आना चाहिए? क्योंकि CSS आज के समय में यूनिवर्सल डिजाइन टू कोड भाषा बन चुकी है। आप चाहे किसी भी नए सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर रहे हो, अंत में उसे वेब पर या ऐप पर CSS के नियमों के अनुसार ही रेंडर होना है। अगर डिजाइनर को ये समझ नहीं है कि ब्राउजर चीजों को कैसे देखता है तो उसका बनाया डिजाइन हमेशा कोड में टूट जाएगा। इसके अलावा किताब में सॉफ्ट ग्रिड के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया गया है, खास तौर पर 8 पॉइंट बेस ग्रिड को। हाँ, ये 8 पॉइंट ग्रिड का क्या विज्ञान है। मुझे लगता था कि 10 का पहाड़ा तो ज्यादा आसान होता है याद रखने में, फिर 8 का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग? इसका बहुत ही टेक्निकल कारण है। असल में जो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं और उनके जो रेजोल्यूशन होते हैं वो ज्यादातर 8 के गुणों को यानी मल्टीपल्स में बेहतर तरीके से काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जब डिजाइन में जो भी दूरी, मार्जिन या पैडिंग तय की जाती है, जैसे 8, 16, 24, 32 या 64 पिक्सल, तो वो अलग अलग स्क्रीन्स पर बिना किसी पिक्सल के कटे एकदम साफ दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात ये, इस ग्रिड को कोड में लागू करने के लिए ही डिजाइन टोकन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आज के डिजाइन सिस्टम्स की जान है। ये डिजाइन टोकन तो बिल्कुल हमारे फोन की कॉन्टैक्ट बुक की तरह काम करते हैं ना? कैसे, जरा समझाइए। जैसे अगर फोन में किसी दोस्त का नंबर उसके नाम से सेव कर लिया गया है, अब अगर 2 साल बाद उसका फोन नंबर बदल जाता है तो हम पुराने हर एक मैसेज या कॉल हिस्ट्री में जाकर उसका नया नंबर नहीं बदलते। हम बस कॉन्टैक्ट बुक में जाते हैं, एक बार उसका नंबर अपडेट कर देते हैं और वो नए नंबर के साथ पूरे फोन में अपने आप अपडेट हो जाता है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण दिया है। डिजाइन टोकन का मैकेनिज्म भी ठीक ऐसा ही काम करता है। मान लीजिए कि 24 पिक्सल के मार्जिन को कोड में हर जगह सीधे 24px लिखने के बजाय उसे एक नाम दे दिया गया, जैसे $grid-medium। तो यही वेरिएबल एक टोकन बन गया। बिल्कुल, ये $grid-medium ही एक डिजाइन टोकन है। अब डिजाइनर और डेवलपर दोनों सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। जब इन सारे टोकन्स को किसी एक अलग JSON फाइल में रखा जाता है, JSON फाइल जिसे हम कोड की एक आसान डिक्शनरी कह सकते हैं, जहां सारे नियम लिखे होते हैं, तो सच में कमाल होता है। और ये कमाल तब दिखता होगा जब कंपनी को रातों रात कोई बड़ा बदलाव करना हो। हाँ जी, अब वही पुराना उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कंपनी की रीब्रांडिंग हो रही है और तय किया गया कि अब से सभी बटन्स के बीच की दूरी 24 पिक्सल से बढ़ाकर 32 पिक्सल करनी है। अगर डिजाइन टोकन नहीं होते तो क्या होता? तो डेवलपर्स को ऐप की 1000 अलग अलग फाइल्स में जाकर एक एक करके 24 को 32 करना पड़ता। पूरा हफ्ता लग जाता इसमें। और कहीं ना कहीं पर छूट जाने का डर भी लगातार बना रहता। लेकिन टोकन्स के साथ डेवलपर को बस उस एक JSON फाइल में जाना है, उस $grid-medium की वैल्यू को 24 से बदलकर 32 कर देना है और सेकंड से भी कम समय में पूरे डिजिटल प्रोडक्ट में वो बदलाव लागू हो जाता है। वाकई ये तो जादू जैसा है। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि डेवलपर्स को डिजाइन मीटिंग्स का अहम हिस्सा बनाया जाए।
जब डिजाइन और डेवलपमेंट की भाषा एक हो जाती है तभी ऐसा सिस्टम सफल हो पाता है। तो अब तक देखा जाए तो नियम बन गए, ढांचे खड़े हो गए और कोड भी सेट हो गया। डिजाइन और डेवलपर्स एक ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन असली दुनिया में टीम्स तो बदलती रहती है ना। कोई कंपनी छोड़कर चला जाता है तो कल कोई नया सदस्य जुड़ जाता है। बिल्कुल, लोग आते जाते रहते हैं। जब एक नया डिजाइनर पहले दिन ऑफिस आता है तो उसे ये सब आखिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा टोकन इस्तेमाल करना है? यहीं से किताब का अगला और बहुत ही व्यावहारिक हिस्सा शुरू होता है, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी कंपनी का सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी सत्य का अंतिम स्रोत होता है। एक डिजाइन सिस्टम तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि उसे सही से दस्तावेज के रूप में मेंटेन ना किया जाए। और यहाँ डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा चौंकाने वाला नियम बताती है। वो क्या? कि ये डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स द्वारा कोड में ही बनाया और मेंटेन किया जाना चाहिए। वेट, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब डिजाइन के नियम है तो डिजाइनर्स इसे किसी विकी पेज पर या नोशन पेज में क्यों नहीं लिख सकते? इसे कोड में रखने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर बहुत सारे लोग या बहुत सारे एडमिन्स उस डॉक्यूमेंटेशन में टेक्स्ट के रूप में बदलाव करने लगेंगे तो फिर से वही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा जिससे बचने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मतलब हर कोई अपने हिसाब से नियम बदलने लगेगा। हाँ, जब इसे कोड में जैसे React.js जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेवलपर्स द्वारा बनाया जाता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन सीधा आपके असली प्रोडक्ट के कोड से जुड़ा होता है। एक और जरूरी बात इसमें विजुअल डॉक्यूमेंटेशन का होना है। विजुअल डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस वेब पेज पर सिर्फ कोड की लाइनें या मार्जिन के नंबर नहीं लिखे होने चाहिए, बल्कि असली दुनिया की स्क्रीन्स और कंपोनेंट्स के स्क्रीनशॉट्स या लाइव एग्जाम्पल्स दिखने चाहिए, ताकि जब नया डिजाइनर पहले दिन उस पेज को देखे तो उसे तुरंत समझ आ जाए कि अच्छा, ये वार्निंग बैनर असल में कैसा दिखता है और इसे किन स्थितियों में इस्तेमाल करना है। सही बात है। इसके साथ ही किताब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को भी डिजाइन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। मुझे लगता है एक डिजाइन सिस्टम कभी भी एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये तो एक जिंदा ढांचे की तरह लगातार विकसित होता रहता है। किताब में A/B टेस्टिंग का बहुत अच्छा जिक्र किया गया है इस बारे में। A/B टेस्टिंग का उदाहरण इस बात को और गहराई से समझाता है कि डिजाइन सिस्टम में कोई भी बदलाव ऐसे ही हवा में नहीं किया जाता। हाँ, किसी की पसंद या नापसंद पर थोड़ी चलता है ये। मान लीजिए कि आपके एनालिटिक्स और यूजर ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि ऐप पर बहुत से यूजर्स एक फॉर्म भरते समय रेडियो बटन पर सही से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। उनका क्लिक बार बार बटन के थोड़ा बाहर लग रहा है। तो उन्हें बार बार कोशिश करनी पड़ रही होगी। वहीं तो इससे साफ दिखता है कि उस रेडियो बटन का टच एरिया यानी क्लिक करने की जगह बहुत छोटी है। अब टीम एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसे हम A/B टेस्ट कहते हैं। आधे यूजर्स को वही पुराना छोटा बटन दिखाया जाता है और आधे यूजर्स को एक नया थोड़ा बड़ा टच एरिया वाला रेडियो बटन दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद जब डेटा आता है तो साबित हो जाता है कि नए बड़े बटन पर गलत क्लिक्स की संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। लेकिन कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होती ना। इस बदलाव को डॉक्यूमेंट करना ही तो सबसे बड़ा काम है। और यहीं पर ज्यादातर कंपनियां चूक जाती हैं। नया बटन डिजाइन सिस्टम में डाल तो दिया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं लिखता कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये जो वाई है ना, ये लिखना सबसे जरूरी है। लेकिन किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि आज के समय में जब स्टार्टअप्स इतनी तेजी से भाग रहे हैं, रातों रात नए फीचर्स रिलीज हुए हैं, तो क्या इन छोटे छोटे कारणों को, इस पूरी रिसर्च को बैठकर लिखना, डॉक्यूमेंट करना पूरी स्पीड को धीमा नहीं कर देता? क्या ये वक्त की बर्बादी नहीं है? देखने में शुरू में ये एक एक्स्ट्रा काम लगता जरूर है, लेकिन ये भविष्य की बहुत बड़ी गलतियों को रोकने का इकलौता तरीका है। कैसे? आप कल्पना कीजिए कि 6 महीने बाद एक नया डिजाइन डायरेक्टर उस कंपनी में आता है। वो उस नए रेडियो बटन को देखता और कहता है, यार ये बटन बहुत बड़ा और भद्दा लग रहा है, इसे वापस छोटा और स्लीक कर दो। अब अगर आपने पुराने बदलाव का क्यों डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो आपकी टीम उसकी बात मानकर बटन को फिर से छोटा कर देगी। और 6 महीने पहले जो परेशानी यूजर्स को हो रही थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। एकदम सही। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा है कि अक्टूबर महीने की A/B टेस्टिंग के डेटा के आधार पर इसका टच एरिया बढ़ाया गया था, तो कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, उस डिजाइन को सिर्फ अपनी निजी पसंद के आधार पर नहीं बदलेगा। डॉक्यूमेंटेशन असल में
किसी भी टीम की सामूहिक याददाश्त यानी कलेक्टिव मेमोरी को सुरक्षित रखता है, ताकि लोग एक ही गलती बार बार ना दोहराएं। तो इस सारी चर्चा का मतलब यह हुआ कि डिज़ाइन सिस्टम सिर्फ कुछ रंगों, फॉन्ट्स या बटन्स का गुच्छा नहीं है, बल्कि ये कंपनी के काम करने का तरीका, उसके डेटा और उसके पूरे इतिहास का एक आईना है। अब जब हम इस गहरी छानबीन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ के देखना बहुत दिलचस्प लग रहा है। सही में। हमने ग्लोबल रूल से शुरुआत की, जिसने डिज़ाइन में फैलने वाली अराजकता को रोका। फिर एटॉमिक डिज़ाइन ने हमें सिखाया कि कैसे छोटे छोटे एटम से मिलकर बड़े पेज बनाए जाते हैं। उसके बाद डिज़ाइन टोकन्स ने कोड और डिज़ाइन के बीच की दीवार को गिरा दिया और सेकंडों में बदलाव करना संभव बनाया। और आखिर में डेटा पर आधारित R&D और डॉक्यूमेंटेशन ने इस पूरे सिस्टम को आगे आने वाले कल के लिए सुरक्षित कर दिया। और यही वजह है कि एक बेहतरीन डिज़ाइन सिस्टम को हमेशा एक कंपनी के इंटरनल प्रोडक्ट की तरह देखा जाना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे 3 महीने में बनाया और भूल गए। इसके लिए एक अलग टीम, एक अलग बजट और एक लंबा रोड मैप होना चाहिए, जो कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट के साथ साथ आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। हालांकि स्रोत सामग्री में इस पर सीधे तौर पर बात नहीं की गई है, लेकिन आज की तेजी से बदलती तकनीक को देखते हुए यह सोचना लाजमी हो जाता है। कैसा सवाल? अगर एक डिजाइन सिस्टम असल में डेटा, नियमों और कोड के टोकन्स पर चलने वाला एक जिंदा प्रोडक्ट है, तो सोचिए जब भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पूरी तरह से इस प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेगा, तब क्या होगा? ओह वाओ, ये एक बहुत ही बड़ा नजरिया है। अगर ये पूरा सिस्टम लॉजिक और रूल्स पर चल रहा है, तो AI को इस पूरी चीज को समझने और कंट्रोल करने में तो बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय आएगा जब AI खुद ही यूजर के क्लिक डेटा और एनालिटिक्स को पढ़ लेगा। वो खुद समझ जाएगा कि इस स्क्रीन पर लोग रेडियो बटन मिस कर रहे हैं, और बिना किसी इंसान के बोले AI खुद उस JSON फाइल में जाकर उस टोकन की वैल्यू बदल देगा और पूरे ऐप में वो बटन अपने आप बड़ा हो जाएगा। जब ये डिजाइन सिस्टम्स अपने आप को खुद ही ऑप्टिमाइज और अपडेट करने लगेंगे, तब एक ह्यूमन डिजाइनर की, मतलब एक इंसानी दिमाग की मुख्य भूमिका क्या रह जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इंसानी डिजाइनर का काम सिर्फ लोगों की भावनाओं और मनोविज्ञान को समझने तक सीमित रह जाएगा, या फिर डिजाइनर आगे चलकर पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिस्ट बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर टेक और डिजाइन से जुड़े व्यक्ति को आज नहीं तो कल जरूर सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि आज के नए डिजाइनर्स को सिर्फ विजुअल डिजाइन सीखने की नहीं, बल्कि इन सिस्टम्स के पीछे की तकनीक और बिजनेस के मनोविज्ञान को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। जो लोग इस बुनियादी ढांचे को आज समझेंगे, वही तो आने वाले कल में AI को सही दिशा दे पाएंगे ना? यकीनन। तो जो भी लोग इस विषय की गहराई को और अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने आने वाले करियर को इस बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये किताब किसी खजाने से कम नहीं है। एक बार फिर याद दिला दें कि आज की हमारी ये पूरी चर्चा डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम की किताब के चैप्टर 26 डिजाइन सिस्टम्स पर आधारित थी। इस किताब में वो सब कुछ बहुत डिटेल में दिया गया है जो एक डिजाइनर या डेवलपर को इन सिस्टम्स को शुरू से खड़ा करने के लिए चाहिए। हाँ, ये एक मस्ट रीड है। और इस बेहतरीन किताब को हासिल करने के लिए लिंक https://4academy.gumroad.com/louisbook नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इस डिजाइन की दुनिया को और अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक के QR कोड को स्कैन करके किताब जरूर खरीदी जा सकती है। और इसमें आपका बहुत फायदा होगा। और हाँ, तकनीकी डिजाइन के ऐसे ही और भी गहरे और दिलचस्प ब्रेकडाउन्स के लिए और अपना करियर बेहतर बनाने वाले कंटेंट के लिए हमारे शो को फॉलो जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, जब बात डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की हो, तो बिना एक मजबूत डिजाइन सिस्टम और नियमों के कोई भी प्रोडक्ट लंबे समय तक टिकने वाला महल नहीं बन सकता। वो बस ताश के पत्तों का एक घर बनकर रह जाएगा जो किसी भी दिन ढह सकता है। आज की इस गहरी छानबीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इन बड़े सिस्टम्स के पीछे छिपे विज्ञान को हमेशा समझते रहिए।